बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोगों ने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे बात की थी और हमने कहा था कि डिस्चार्ज जो है या तो परफॉर्मेंस करके डिस्चार्ज कर दो, यानी परफॉर्म कर दो कॉन्ट्रैक्ट को और कॉन्ट्रैक्ट खत्म। दूसरी बात की थी एक्सट्रीम एंड, तोड़ दो कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ऐसे ही पढ़ा था जी, हमने दो बातें पढ़ ली थी। हम लोगों ने एक्सट्रीम एंड डिस्कस किए थे। हमने कहा था या तो यार तुम परफॉर्म करो और कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, या फिर कहा था कि तुम ब्रीच कर दो और कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। और फिर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ा था कि परफॉर्मेंस की बात करोगे तो दो परफॉर्मेंस आ जाएंगी, एक आपकी कहलाएगी एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। और ब्रीच की बात करोगे तो बेटा इस केस में आपको डैमेजेस फेस करने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ा था जी हमने। आज तीसरी बात कि अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट सेट टू बी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस और बाय ब्रीच। ब्रीच यहां पे नहीं शो है। आज हम दूसरी बात उसकी पढ़ने लगे हैं कि यार एग्रीमेंट से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, बाय एग्रीमेंट। इससे भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। ये तीसरी टाइप है, कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से भी डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब उस केस में कैसे जी, एग्रीमेंट से कैसे डिस्चार्ज होता है? तो मैं आपको एक छोटी सी, अभी हम मल्टीपल कुछ केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें एक एग्रीमेंट। अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? डेफिनेशन, एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो कह सकता हूं ना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी होता है। इसका मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक एग्रीमेंट के ऊपर दूसरा एग्रीमेंट करके पिछला एग्रीमेंट खत्म। अब हम इस तरह की बातें पढ़ने लगे हैं कि एक एग्रीमेंट यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर रहे हैं कैसे? एक और एग्रीमेंट करके, एक पुराने एग्रीमेंट पे नया एग्रीमेंट करके पुराना एग्रीमेंट खत्म कर रहे हैं। बात समझ आई? कुछ कहानी समझ आई थोड़ी सी? तो एक तरीका ये भी है डिस्चार्ज का, जब पिछला कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट खत्म तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया ना, खत्म हो गया। बात समझ आई? तो मैं अगर ऐसे एक केस बनाऊं छोटा सा आप लोगों के सामने, मैं कहूं जी ये फॉर एग्जांपल सलमान साहब हैं और ये सामने जो है वो उनके बैंक है सपोज, या ये लेंडर है। ठीक है, लेंडर को सलमान साहब ने देने थे 50,000 रुपए वापस, लोन लिया हुआ था, वापस करने थे 50,000 रुपीज। सलमान साहब के पास पैसे नहीं है, लेकिन सलमान साहब के जो फादर है ना, वो आके कहते हैं कि यार आप फिक्र ना करो लेंडर को कि तुम मुझसे ले लो। लेंडर ने कहा ठीक है आप दे दें, मुझे तो मेरा 50,000 चाहिए, आप दे दें। अब इसका मतलब टेक्निकली अगर आप गौर करो तो अब ये एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन लेंडर एंड माय फादर। तो जब लेंडर ने अपना राइट यहां से वसूल कर लिया तो यहां वाला राइट क्या हो जाएगा? इसका मतलब टेक्निकली एक नए एग्रीमेंट ने पिछले एग्रीमेंट को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो एक तरीका यह भी तो है कि इस कॉन्ट्रैक्ट ने, इस एग्रीमेंट ने इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। जब एक न्यू पार्टी ने ऑब्लिगेशन अज्यूम कर ली अंडर एन कॉन्ट्रैक्ट, तो उसने पिछले कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज का मतलब क्या है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएं। तो बेटा देखो ना, सलमान की ऑब्लिगेशन खत्म हो गई, लेंडर का राइट अगेंस्ट सलमान खत्म हो गया, अब तो लेंडर का राइट है अगेंस्ट फादर। बात समझ आ रही है? तो ऐसी सूरत हाल होती है जहां पे पिछला एग्रीमेंट, एक नया एग्रीमेंट पिछले एग्रीमेंट को खत्म कर देता है। एक और सिनेरियो छोटा सा और बनाता हूं, ये बात समझ आई है? एक और सिनेरियो, यहां पे तो एक नई पार्टी आ गई ना, ऐसा भी तो हो सकता है। बहुत से रियल केसेस मौजूद हैं जिसमें मैं आपको एक एसगार्ड 9 की एक एग्जांपल दे देता हूं। एसगार्ड 9 एक कंपनी है, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा। बैंक की रिस्ट्रक्चरिंग करवाई, उन्होंने लोन की नहीं पे कर सके, उन्होंने बैंक वालों को कहा जनाब हमारे पास पैसे नहीं है, माजरत डिफॉल्टर ना करना, टर्म्स दोबारा निगोशिएट कर लें। नहीं दे सके हम पिछले 6 महीने की तरह आपको, वैसे हैं वो डिफॉल्टर, ठीक है, ज़हनी तौर पे डिफॉल्टर हैं, पैसे नहीं देते, लेकिन उन्होंने कहा जी बैंक को कि आप हमारा लोन ना खराब करें, हमें ये ना कहें कि हम डिफॉल्टर हैं, ऐसा करते हैं कि हम रीनिगोशिएट कर लेते हैं। आपने हमें लोन दिया हुआ है 50 बिलियन का, सपोज 50 बिलियन का, हमने आपका 50 बिलियन देना है, आपने इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है से, मैं एक और एग्जांपल अगर यहाँ छोटी सी बनाऊं, यहाँ पे बना देता हूं। ले जी ये कंपनी है, अब दो कंपनीज के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी, एसगार्ड 9 और एक कंपनी है बैंक। बैंक का लोन था से 50 बिलियन का और मार्कअप था उसके ऊपर 12%। ठीक है, मंथली पेमेंट होनी थी, एसगार्ड 9 ने नहीं की, 2 महीने 3 महीने गुजर गए,
बैंक सर पे चढ़ाई कर दी कि भाई लाओ लोन वापस कर दो फिर अगर तुम डिफॉल्ट कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं हम डिफॉल्ट नहीं, हम ऐसा करते हैं आप प्लीज इस टर्म्स को चेंज कर लें, आप हमसे ज्यादा, हम दोबारा से इसको रीनिगोशिएट करते हैं, लेट्स टेक अ फ्रेश स्टार्ट, हम आपको 50 मिलियन ही देंगे, हमारा जो पिछला आप लोगों ने इंटरेस्ट डाला वो खत्म कर दें, लेट्स टेक अ फ्रेश स्टार्ट, और अब हम आपको 15% पर एनम देंगे और लोन आपको 50 बिलियन ही देंगे लेकिन आप हमारा पिछला इंटरेस्ट माफ कर दें। करते हैं बैंक, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता कि आप समझ लो कि ये क्या बात कर रहे हैं सर, इंटरेस्ट माफ कर दें, 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है से 20 मिलियन तो माफ कर दें। बैंक इससे कहीं ज्यादा माफ करता है, बैंक बिलियंस ऑफ अमाउंट का लोन भी माफ कर देता है जब ये पता लग जाए कि यार कुछ तो आ जाए। बात समझ आ रही है? प्रिंसिपल अमाउंट यूजुअली नहीं छोड़ी जाती, लेकिन अक्सर बैंक कंसोर्शियम लोन के केस में प्रिंसिपल अमाउंट भी रिलीव करते हैं। एसगार्ड 9 को मिला कि भाई ठीक है इतना लोन ना दो तुम, इतना तो वापस करो ना यार, नहीं दे सकते, इतना नहीं दे सकते, इतना तो दो। अब उन्हें पता है यार फंस गए हैं, नहीं देगा तो हम उल्टा मरेंगे ना कुछ तो दे दे। बात समझ आ रही है? तो अब ऐसा हो रहा है कि देखो 12% पे था, 15% पे हो गया, 50 बिलियन का लोन ही है, पिछला इंटरेस्ट माफ हो गया, तो है तो वही दो पार्टीज, लेकिन आपको लगता नहीं है दोनों पार्टीज आज एक नया एग्रीमेंट कर रही हैं? पिछला एग्रीमेंट तो 12% पे था, ये वाला तो 15% पे हो रहा है। तो इसका मतलब है एक नए, यहां इस सूरत हाल में भी एक नए एग्रीमेंट ने पुराने एग्रीमेंट को खत्म कर दिया। अब नया एग्रीमेंट क्या है? 15%, 50 बिलियन लोन, 15% मार्कअप। पिछला एग्रीमेंट क्या हुआ? खत्म, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन खत्म। सो एग्जिस्टिंग पार्टीज के दरमियान ही एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अक्सर आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का नाम शायद पर सुना हो, रीस्ट्रक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कभी वर्ड सुना है वाला रीस्ट्रक्चरिंग, लोन रीस्ट्रक्चरिंग? नहीं सुना? कोई नहीं, इंशाल्लाह आप अकाउंटिंग में इसकी ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे, आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में है इसकी ट्रीटमेंट। लोन रीस्ट्रक्चरिंग, क्या आप कहते हो रीस्ट्रक्चर कर दें जी, दोबारा से टर्म्स रीनिगोशिएट कर लें। बात समझ आई है? सो ऐसा प्रैक्टिकली होता भी है। सो मैं समझाना ही चाह रहा हूं कि अब मैं आपको समझाने लगा हूं कि एक एग्रीमेंट से पिछला एग्रीमेंट खत्म हो जाए तो ऐसे हम कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया बाय एग्रीमेंट। लेकिन अगर पार्टीज चेंज हो रही हो, कोई नई पार्टी ऑब्लिगेशन ऑप्ट कर रही हो और पिछला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाए तो टेक्निकली उसे बोलते हैं नोवेशन। अगर एक नई पार्टी ऑब्लिगेशन अज्यूम कर रही हो और इसकी वजह से पिछली पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन से आजाद हो रही हो तो इसको कहते हैं, इस एक न्यू एग्रीमेंट से पिछला एग्रीमेंट डिस्चार्ज हो गया, इसे कहते हैं नोवेशन। और अगर सेम पार्टीज रहें लेकिन एक नया एग्रीमेंट कर लें और पिछला एग्रीमेंट को डिस्चार्ज कर दें, उसे कहते हैं ऑल्टरेशन। सेकंड हेडिंग देख रहे हैं आप लोग अपनी? सो उसे कहते हैं ऑल्टरेशन। इज दैट क्लियर? फर्क समझ आया? नोवेशन और ऑल्टरेशन में फिर क्या फर्क हुआ? दोनों केसेस में एक नया एग्रीमेंट पुराने एग्रीमेंट को खत्म कर रहा है, लेकिन नोवेशन में कितनी पार्टीज होती हैं? 3, तीसरी नई पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन अज्यूम करती है, जबकि ऑल्टरेशन के अंदर पार्टी सेम रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को रीनिगोशिएट कर लिया जाता है। कुछ बात समझ आई? चलो पढ़ते हैं जरा फिर। नोवेशन मीन्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट for an old one. The new agreement extinguished the rights and obligation under the old contract. Novation ordinarily arises when new individual assumes an obligation to pay that was incurred by the original party. कि नया इंडिविजुअल आया और उसने ऑब्लिगेशन को क्या कर लिया है? अज्यूम कर लिया है। इन केस ऑफ नोवेशन द ओरिजिनल डेटर, जो देनदार था, इज टोटली रिलीज्ड फ्रॉम द ऑब्लिगेशन, वो आजाद हो गया। अब ये लायबल नहीं रहा, ये डेटर था ना, ये क्रेडिटर था, नहीं रहा जिम्मेदार, विच इज ट्रांसफर टू समवन एल्स, किसी दूसरे को ट्रांसफर। बात समझ आई अच्छी नोवेशन की? प्लीज एग्जांपल 20 पढ़िए। जी डन? समझ भी आई है सबको? सबको चल सकता हूं आगे? ऑल्ट्रेशन मींस वेरिएशन मेड इन दी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद म्यूचुअल एग्रीमेंट। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, सॉरी माय मिस्टेक। ये जब इस तरह की मिली भगत हो रही होती है ना,
कि एक नई पार्टी ऑब्लिगेशन अज्यूम, याद रखिएगा ये मिली भगत सबकी म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ होगी, सबकी रजामंदी के साथ। यानी कि अगर एक नया इंडिविजुअल आ रहा होगा तो इसकी रजामंदी, इसकी रजामंदी और इसकी रजामंदी, तीनों की रजामंदी जरूरी है। इसी तरह जब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स रिवाइज हो रही होंगी, इन दोनों की रजामंदी जरूरी है। ये नहीं है कि खाली लेंडर चेंज करना चाह रहा है तो आपको मजबूरन चेंज करना पड़ेगा, नहीं, या खाली बोरोर चेंज करना चाह रहा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ना ना ना, दोनों की म्यूचुअल कॉन्सेंट जरूरी, या तीनों की म्यूचुअल कॉन्सेंट जरूरी है। इज दैट क्लियर? चलो पढ़ो जरा फिर। ऑल्टरनेशन मीन द वेरिएशन मेड इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद म्यूचुअल एग्रीमेंट। When this occur, the original contract is discharged and new contract is created. पुराना डिस्चार्ज हो जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। देखने में लग रहा है वही पार्टीज है, नहीं भाई, अब कॉन्ट्रैक्ट है 50 बिलियन 15% का, पहला कॉन्ट्रैक्ट था 15 बिलियन 12% का, वो 12% वाला अब एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहा। पार्टीज इन द ऑल्टरेशन रिमेन्स द सेम। प्लीज एग्जांपल 21 पढ़िए। डन। सो रिसेशन, चल सकता हूं आगे? आसान आसान बातें, बहुत आसान है। रिसेशन क्या है? रिसेशन ये मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट करें और मैं कहूं बेटा मैं आपको डिलीवर करूंगा, अच्छा बेटा नहीं खैर, मैं आपको डिलीवर करूंगा से 500 kg एक हफ्ते के बाद, और आप कहते हो अच्छा जिस दिन आप डिलीवर करेंगे उससे एक हफ्ते के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा, यानी कि पेमेंट 2 हफ्ते बाद आने वाली है। हम दोनों ने भी परफॉर्मेंस नहीं दी, ऐसे ही है, मैंने भी परफॉर्म करना है अपनी ऑब्लिगेशन को एक हफ्ते बाद, इन्होंने 2 हफ्ते बाद अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है। लेकिन अगर हम आज म्यूचुअल कॉन्सेंट से डिसाइड कर लें कि यार हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, लॉ की नज़र में वो इन्फोर्सेबल है, लेकिन हम इस दोनों मिलकर इसको ख़त्म कर देते हैं, किसी को कुछ परफॉर्म करने की जरूरत, ना आप मुझे माल दीजिएगा ना मैं आपको पैसे दूंगा, इसे कहते हैं रिसिशन, कैंसिल कर देना कॉन्ट्रैक्ट को। रिसिशन इज द कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों की रजामंदी से। एक करना चाहेगा, अगर मैं करना चाहूं और मैं कहूं यार मैं रिसेंड करता हूं, ना भाई फिर मैंने ब्रीच किया, फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है, डिलीवरी जरूरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो चुका है तो एक पार्टी बैकफुट नहीं कर सकती, दोनों म्यूचुअल कंसेंट के साथ चाहें तो विदाउट डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। सो बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले। अगर परफॉर्मेंस ड्यू हो गई और मैंने ना दी, फिर नहीं, फिर तो मैंने ब्रीच किया, फिर तो मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर मैं चला गया इस कैटेगरी में, डैमेजेस पे करूंगा फिर। ऐसा वैसे प्रैक्टिकली होगा कभी कि मैं अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दूं, गुड्स डिलीवर कर दूं और कहूं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं, नहीं चाहिए मुझे पैसे, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ हाँ, मैंने गुड्स डिलीवर कर दी या पैसे डिलीवर कर दिए, तो बेटा मैंने अपना ऑब्लिगेशन अगर परफॉर्म कर दिया ना, तो अब म्यूचुअल कंसेंट चाहिए सामने वाले की, फिर ही पैसे वापस आने हैं, नहीं तो डैमेजेस की अमाउंट कट जानी है, पेनल्टी की अमाउंट कट जानी है बीच में से, जो भी तय हुआ होगा, जो भी तय हुआ होगा। इट डिपेंड्स ऑन कि आप, ऐसा तो नहीं हो ना मैं यूं कहूं कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मैंने इनको एक एडवांस दिया और मैं अब चाहता हूं मैं एडवांस वापस ले लूं, मुझे नहीं, जैसा फॉर एग्जांपल मैंने एक अक्सर एग्जांपल में कहा मिलर ट्रैक्टर को आप एडवांस, तो उनके बेचारों के भी बुरे हालात हो गए, मिलर ट्रैक्टर को एडवांस दिया और कहा कि मुझे ट्रैक्टर चाहिए, लेकिन मैं खुद ही चाहूं कि विदड्रॉ करना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं कभी होगा कि मिल्लत वाले कहें कि भाई तुम्हें पैसे देने नहीं, वापस बॉस आ गया अब तुम्हें ट्रैक्टर ही मिलेगा। नहीं भाई, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता हूं ना तो उसका कुछ डैमेजेस होंगे, वो ले लो मुझसे, ठीक है। मैं अगर तोड़ना चाह रहा हूं तो तुम म्यूचुअल कंसेंट के साथ वो भी कह दे अच्छा ठीक है ये ले, अपने रिफंड ले लें, हमने कौन सी अभी प्रोडक्शन स्टार्ट किया आपकी, आप रिफंड ले लें, तो फिर तो ठीक है, फिर तो म्यूचुअल कंसेंट है। वंस अगेन इट वुड बी प्रैक्टिकली बता रहा हूं, लॉ नहीं उस तरह बता रहा, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, इट वुड बी अ रेसिशन। लेकिन इन दिस केस अगर पैसे जा चुके हैं, एक ऑब्लिगेशन जा चुकी है, तो पहली बात है मैं प्रैक्टिकली चीज वापस लूंगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो आ जाएगा मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस और मुझे पैसे वापस चाहिए, तो फिर मेरे डैमेजेस कटेंगे, कि उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि जो दोनों में से तोड़ेगा तो डैमेजेस क्या पे करेगा, तो सिंपल मैं वो डैमेजेस पे कर दूंगा और मैं कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है ना। वो हो सकता है से 5% हो, 10% हो, डिपेंड ऑन बात समझ आ रही है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट के ऊपर विड्रॉ करना चाह रहे हो, उसकी जो डैमेजेस हैं वो पे कर लो।
वो पे करके बाहर आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल अक्सर आप देखते हो, अगर आप पता नहीं आप सेलफोन कंपनीज के साथ काम, आपने किसी सेलफोन कभी परचेज करते हुए ऐसा हुआ कि नहीं, आप सेलफोन ओपन कर लिया बॉक्स, सपोज आपने परचेज किया, आपने ओपन कर लिया, अब आप चाहते हो नहीं यार मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूं, वो आपसे कहता है 25% आपके डिडक्ट होंगे, बाकी पैसे आप ले लें। कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? ये पॉलिसी है पता नहीं हफीज सेंटर की कि आप 25% डिडक्ट करवा लें अपना और अभी वापस कर दें, यूज भी नहीं किया होता आपने, लेकिन फिर भी 25% डिडक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि बिकॉज अब आप बैकफुट कर रहे हो, अब आप अपनी सेल एग्जीक्यूट करने से या परचेज एग्जीक्यूट करने से बैकफुट कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो। ठीक है, 25% दो, काम खत्म, सिंपल। ठीक है, बात समझ आई? सो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 22 पढ़िए प्लीज। Then, okay, remission. Remission means अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ मैंने इनसे उधार लेना है वापस 50,000 रुपए का, नहीं दे रहे, मैं कहूँगा अच्छा यार गरीब इंसान ना 50,000 दे, ये कहते सर 35 दे दूं, एडजस्ट कर लेंगे, 50 नेट ऑफ कर लेते हैं कम पैसे देके। इसका मतलब इनकी ऑब्लिगेशन है टू पे 50,000, नाउ दे वांट टू सेटल दैट ऑब्लिगेशन ऑन 35 विद 35,000, और अगर हम दोनों मान लें तो फिर 35 पे करके 50 की ऑब्लिगेशन मीट हो जाएगी। बात समझ आई? इसे कहते हैं रिमिशन, रिमिट करना, अमाउंट लेसर ऑब्लिगेशन के साथ परफॉर्म कर देना। रिमिशन मींस एक्सेप्टिंग अ लेसर अमाउंट देन द इनिशियल अमाउंट एग्रीड। अक्सर ऐसा होता है, हम डिस्काउंट्स देते नहीं अपने कस्टमर्स को कि यार आप जल्दी पेमेंट करेंगे 10% डिस्काउंट, तो ये आपने क्या किया, रेमिटेंस दी, रिमिट किया कि ठीक है भाई लेसर अमाउंट भी एक्सेप्ट हो जाएगी और ऑब्लिगेशन मीट हो जाएगी। बात समझ आई मेरी? समझा रहा हूं? चलिए जी, प्लीज एग्जांपल 23 और 24 पढ़िए रिमिशन की। सो यहां पे भी म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ ही काम हो रहा होगा। ठीक है, यहां पे भी म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ ही होगा जो भी होगा। तो याद रखिएगा अभी तक हमने जितनी बातें पढ़ी, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसिशन, रिमिशन, ये सब म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ होगा। जी डन, रिमिशन भी हो गया, आगे चल सकते हैं। वेवर लास्ट पॉइंट, बस इधर ही कंक्लूड कर देंगे क्लास पर, बल्कि एक और पॉइंट छोटा सा पढ़ लेंगे फिर कंक्लूड। वेवर, ये अच्छा अब हम सारी बातें कौन सी पढ़ रहे हैं? एग्रीमेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है। हमने रिसेंट किया, रिसिशन किया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, हमने रिमिशन इस्तेमाल किया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, हमने ऑल्ट्रेशन की, हमने नोवेशन किया, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म। एंड लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज वेवर। अब वेवर यूनिलेटरल होता है, बायलेटरल नहीं होता। वेवर क्या है? गरीब इंसान ने मेरे 30,000 रुपए देने हैं, मैं कुछ जा यार माफ किया। अब ये जो माफ किया ना, ये इसकी ऑब्लिगेशन थी और मेरा राइट था टू रिसीव 30,000, बट मैं ये जो कह रहा हूं, मैंने जा यार माफ किया, अब ये मेरा यूनिलेटरल एक्ट है, यक तरफा, मैं खुद ही अपनी ऑब्लिगेशन, अपना राइट छोड़ता हूं और इसकी ऑब्लिगेशन रिलीज हो जाएगी। बाकी सारे एक्ट म्यूचुअल कंसेंट के साथ थे, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसिशन, रिमिशन, सब म्यूचुअल कंसेंट के साथ थे। वेवर क्या है? यूनिलेटरल, क्योंकि कोई बंदा अपनी राइट छोड़ा है तो छोड़ दे यार, अल्लाह वास्ते। ठीक, सो वेवर इज अ यूनिलेटरल एक्ट ऑफ वन पर्सन दैट रिजल्ट इन सरेंडर ऑफ अ लीगल राइट। भाई मैं छोड़ता हूं अपना हक, thus the other party is released from his obligation। तो दूसरी पार्टी आजाद होगी ना, फिर उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं, मेरा राइट नहीं रहा तो दूसरे की ऑब्लिगेशन नहीं रही, बात खत्म। एग्जाम्पल 25 पढ़ी फिर इस। सो कॉन्ट्रैक्ट इस सूरत में भी डिस्चार्ज हो गया। जी डन, यहां तक बात समझ आ गई? एक लास्ट पॉइंट एग्रीमेंट के अंदर, जी जी बेटे, अच्छा ये सेपरेट पॉइंट है, ये इसी का हिस्सा नहीं है। अगर आप गौर करो तो ऊपर हम 3.1 पढ़ रहे हैं ना, ये 3.2 सेपरेट टॉपिक है। हमारा एग्रीमेंट में जितनी बातें थी वो कवर हो गई। एग्रीमेंट के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, नोवेशन,
rescission, sorry, novation, alteration, rescission, remission and waiver. 5 rules, okay, 5 ways to do it. अब अगला टॉपिक शुरू हो रहा है. हाँ जी, सॉरी एग्जाम्पल. अच्छा, Adil promised to paint a picture for Salim. Salim afterward requested Adil not to do so. अच्छा, Adil if agreed is no longer bound to perform. Okay, अब यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल में ये वेग का है. इस हवाले से अगर इसको इस तरह एडजस्ट कर लें कि अगर मैं कहूँ कि अदील ने पैसे दे दिए हुए हैं, अदील प्रॉमिस टू पे, अच्छा अदील ने पैसे रिसीव कर लिए हुए हैं, इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें, एग्जांपल है, माफ कर दें. अदील ने अगर पैसे रिसीव कर लिए हुए हैं, अब इसने ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है बाय पेंटिंग अ पिक्चर, और सलीम के अच्छा यार ना करो, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, पैसे भी वापस ना दो, कोई मसला नहीं. तो अब ये वेवर है, ये वेवर है. इस केस में जो भी नजर आ रहा है इसमें वेवर नहीं बन रहा. ये एक्चुअली क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, अगर आपको सही टर्म ऊपर से देनी हो तो दोनों राजी हो रहे हैं बिफोर परफॉर्मेंस, तो क्या हो जाएगा, रेसिशन हो सकता है. यू कैन कॉल इट रेसिशन, कि दोनों परफॉर्मेंस से पहले कह रहे हैं, अगर पैसे भी नहीं मिले तो दोनों परफॉर्मेंस से पहले कह रहे हैं ना तू पैसे दे ना मैं पेंट करूंगा, बात खत्म. सो वो रेसिशन कह सकते हो ये एग्जांपल को. आपकी बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस एग्जांपल में. डन जी, समझ आ गई. परफॉर्मेंस, प्रोमिस, रिफ्यूजल और निग्लेक्ट. देखो बेटे मैं एक बात बताऊं, अगर फॉर एग्जांपल मैंने इनको परफॉर्मेंस देनी है, इनके लिए कोई सर्विस परफॉर्म करनी है, से फॉर एग्जांपल मैंने इनकी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, अज्यूम कर, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अज्यूम करता हूं, तो टैक्स रिटर्न इनकी है ना, तो मुझे डाटा कौन देगा, मैंने ऑडिट करना है इनकी कंपनी का, कैसे करूंगा, डाटा तो यही प्रोवाइड करेंगे ना. अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं ऑडिट के लिए आ गया हूं, जैसा पीआईए के केस में होता है, आप ऑडिट के लिए ऑडिटर आ गए हैं, मैनेजमेंट डाटा ही नहीं दे रही, तो आप क्या कर लोगे, आप रियलिटी समझो, कैसे परफॉर्म करूं अपनी ऑब्लिगेशन. मेरी ऑब्लिगेशन है टू परफॉर्म एन ऑडिट ऑफ पीआईए, वो कैसे करूं भाई, डाटा ही नहीं दे रहे, किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां है, कहां से लाऊं, वो तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं कहां से लूं. इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूं और दूसरी पार्टी मुझे वो रीजनेबल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, तो फिर मुझे असूलन क्या करना चाहिए, मेरे पास क्या राइट होना चाहिए भाई, मैं फिर विथड्रॉ कर लेता हूं कि भाई ये परफॉर्म नहीं करने दे रहे, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता हूं. फिर इफ एनी प्रोमिसी लाइक पीआईए रिफ्यूज टू प्रोवाइड द प्रोमिसर लाइक ईवाई को नहीं, रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोमिसर is discharged by such refusal. भाई प्रोमिसर आजाद हो गया, फिर प्रोमिसर कौन, ऑडिटर आजाद हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेगा और डैमेजेस क्लेम कर लेगा. बात समझ आई है जी. प्लीज पढ़िए एग्जांपल 26, फिर छुट्टी करते हैं. भाई रिपेयर करना चाह रहा था, जगह बताओगे तो रिपेयर करें, वो बेचारा रिपेयर करने, और तुम कह रहे हो बूझो कहाँ पे रिपेयर चाहिए, ऐसे तो नहीं हो रहा. रीजनेबल फैसिलिटी तो बताओ ना कि कहाँ रिपेयर वर्क चाहिए, सर्विस. इसलिए मैंने थोड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल दी है अबाउट द ऑडिट, अबाउट द टैक्स रिटर्न, कि भाई डाटा आपने प्रोवाइड करना है, मैं कैसे रिटर्न फाइल कर दूं. रिटर्न का मतलब क्या होता है, डिक्लेरेशन. ठीक है, डिक्लेरेशन क्या, आपकी जो भी एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम है, मैंने उसको डिक्लेयर करना है, तो डाटा तो आप देना. बात समझ आई जी. तो रियल एग्जाम्पल मैंने आपसे शेयर कर ली जी. यहीं तक इख्तिताम करते हैं. आपका ये चार्ट आज फर्दर मुकम्मल हो गया इस हवाले से. अब हमारे पास डिस्चार्ज के हवाले से 3 बातें आ गई हैं. नंबर 1 परफॉर्मेंस करके डिस्चार्ज किया जा सकता है. नंबर 2 ब्रीच करके डिस्चार्ज किया जा सकता है. नंबर 3 एग्रीमेंट के थ्रू भी डिस्चार्ज किया जा सकता है. क्लियर. एक और वे है लास्ट, इम्पॉसिबिलिटी, वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. अल्लाह ताला सबको साइन रखना है.